हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर्जी के इस प्लेटफॉर्म पे। आप देख रहे हैं C#.NET का कोर्स और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। C# का जो भी प्रोग्राम है वो रन होता है .NET फ्रेमवर्क पे, है ना। तो हमें .NET फ्रेमवर्क की बात करनी पड़ेगी। C# रन्स ऑन .NET फ्रेमवर्क। तो ये बात तो मैं सेकंड पॉइंट पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अभी मैं आपको क्या नई बात बताने वाला हूं वो ये है कि जो .NET फ्रेमवर्क है जिस पर हमारा C# का प्रोग्राम रन होगा, तो उस .NET फ्रेमवर्क में बेसिकली है क्या। .NET फ्रेमवर्क, ठीक है, बड़ी चीज है, डिटेल में समझने वाली चीज है, लेकिन अभी शॉर्ट में हम क्या समझ सकते हैं। इसमें बेसिकली एक होता है वर्चुअल रन टाइम, जिसको हम यहां पर CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। ये वो सिस्टम है या सेट ऑफ थिंग्स हैं, सेट ऑफ टूल्स हैं जो C# में बने प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा .NET फ्रेमवर्क में आपको मिलती है लाइब्रेरीज, ठीक है। ये लाइब्रेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें प्री डिफाइंड क्लासेस हो, प्री डिफाइंड फंक्शंस हो, ये सारी चीजें क्या होती है लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। तो लाइब्रेरी को अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो फिर प्रोग्राम रन कैसे होगा, अगर हमने लाइब्रेरी के किसी फंक्शन या क्लास को यूज कर रखा है तो ये लाइब्रेरी की जरूरत होती है। तो .NET फ्रेमवर्क में होती है लाइब्रेरी, गॉट इट। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो कि एक्चुअल में C# के प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है .NET फ्रेमवर्क में। और दूसरी चीज इसमें होती है लाइब्रेरीज, जिनका इस्तेमाल हमने प्रोग्राम में करा होता है। अब देखिए यहां पर C# में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, आप उसको सोर्स कोड बोल सकते हैं। सोर्स कोड इन C#, आपने कुछ लिखा हुआ है, इसको कंपाइल किया जाता है, ठीक है। ये कंपाइल होगा सबसे पहले, कंपाइल सोर्स कोड in C# is compiled into an intermediate language, जिसको हम लोग IL शॉर्ट में कहते हैं, या कई बार हम माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं, MSIL, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, MSIL। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। दैट कंफर्म्स टू द CLI कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। CLI मतलब कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। That conforms to the CLI specifications। क्या मतलब हुआ इसका, जो भी हम लोगों ने C# में प्रोग्राम बनाया हुआ है, सबसे पहली स्टेप तो यह है कि वो कंपाइल होगा। लेकिन यहां का कंपाइलर आपने जो C++ में कंपाइलर देखे हैं उनसे थोड़ा अलग है। C++ में क्या होता है, जो कंपाइलर है आपके प्रोग्राम को सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। यानी C लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले कंपाइल करते हो। कंपाइल करने से हम कहते हैं कि वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मशीन कोड एग्जैक्टली है क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट कोड है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में है, जो एक्चुअल में आपके इस सॉफ्टवेयर को रन कर पाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो लिनक्स है, वो विंडोज है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंपाइलर C या C++ में जो कंपाइलर्स हैं, वो कंपाइलर C या C++ के प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक भाषा में। यानी जो मशीन कोड में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो या तो विंडोज के समझ में आएगा, या कोई दूसरा कंपाइलर ले लीजिए, उससे शायद आप करेंगे तो वो लिनक्स के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एक पर्टिकुलर कंपाइलर यूज करते हैं जिससे कि मशीन कोड बनता है। ये C++ में होता है। लेकिन जब C# की बात करते हैं तो यहां पर कंपाइलर तो है, लेकिन ये कंपाइलर थोड़ा डिफरेंट है। ये
सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट कोड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो कोड तैयार होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज समझ लीजिए एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामर डायरेक्टली कोडिंग नहीं करता है। प्रोग्रामर तो सी शार्प में कोडिंग करता है, पर वो चीज ट्रांसलेट हो जाती है इस लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं MSIL। ये बाद में एग्जीक्यूट होने वाला है। तो सोर्स कोड इन सी शार्प इज कंपाइल्ड इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट कंफर्म्स टू द CLI, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। आप एक .NET एप्लीकेशन जो बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सी शार्प में ही बनाए। आप एक ही एप्लीकेशन को सी शार्प में भी बना सकते हैं। कुछ कोड सी शार्प में लिखा है आपने, कुछ कोड आपने VB.NET पे लिखा है या VC++ पे लिखा है, या और भी करीब 15-20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं जिनमें आपने कोडिंग करी। सोचिए, एक सिंगल प्रोजेक्ट है आपका, लेकिन ये इतनी सारी लैंग्वेजेस में कोडेड है। इससे क्या हुआ? वो अलग अलग प्रोग्रामर्स जिनको अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी, वो सब मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पर उनको एक कॉमन लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल में ये कंपाइलर्स की मदद से, क्योंकि कंपाइलर सी शार्प का अलग होगा, VB.NET का अलग होगा, VC++ का अलग होगा, और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके कंपाइलर्स अलग अलग होंगे। तो इन अलग अलग लैंग्वेजेस के ये कंपाइलर्स क्या करेंगे? उन लैंग्वेजेस में लिखे सोर्स कोड को कन्वर्ट करेंगे इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज हो गई जिसमें ये सारे कंपाइलर अलग अलग लैंग्वेज में लिखे कोड को करते होंगे ट्रांसलेट। तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं, एक सपोज करिए सी शार्प में लिखा हुआ कोड है, सपोज करिए VB.NET में लिखा हुआ ये कोड है, सपोज करिए VC++ में लिखा हुआ ये कोड है। अब ये जो सारा का सारा कोड है, इसको कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाएगा। कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CLI, ठीक है। और अलग अलग कंपाइलर की मदद से ये कोड, देखिए ये कोड CLI के पास गया और यहां से ये ट्रांसलेट हुआ अलग अलग कंपाइलर्स की मदद से, और क्या बन गया? एक सिंगल कोड। और ये किस लैंग्वेज में है? MSIL, या सिंपली बोले IL, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो ये कॉमन स्पेसिफिकेशंस होंगे, यानी जो कुछ भी आपने लिखा होगा, जब वो एक लैंग्वेज में कन्वर्ट होने वाले हैं तो कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन होंगे उसके, ठीक है। तो उसको कंफर्म करता है, ठीक है। थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला। तो ये जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में फाइनली आपका कोड तैयार हो चुका है। तो जब .NET फ्रेमवर्क आपके इस कोड को रन करेगा, उसका जो CLR पोर्शन होता है, CLR की जरूरत अब इसके बाद पड़ेगी, है ना। CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये क्या करेगा? ये रन करेगा इंटरमीडिएट कोड को, ये रन करेगा इंटरमीडिएट कोड को, यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जो कोड बना है उसको रन करने वाला है, ठीक है। द IL कोड एंड रिसोर्सेस, कई बार क्या होता है, कुछ रिसोर्सेस भी होते हैं हमारे प्रोग्राम में, जैसे कि कुछ इमेजेस को यूज कर रहे हैं वगैरह। तो IL कोड प्लस कुछ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस बोल देता हूं मैं सिर्फ, ठीक है ना। कुछ रेफरेंसेस हैं और रिसोर्सेस भी बोल सकते हो आप। रिसोर्सेस लाइक इमेज है या कोई वीडियो है, लाइकवाइज ये सब एक सिंगल फाइल में स्टोर हो जाता है। ये सब कुछ चीजें जो है ना, ये सब कुछ चीजें स्टोर हो जाता है एक सिंगल फाइल में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? असेंबली, जिसको हम बोल रहे हैं असेंबली। ये जो असेंबली होती है,
ये या तो .exe फाइल होती है या फिर .dll फाइल होती है। exe फाइल वैसे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, लेकिन C++ की मदद से जो exe फाइल बनती है वो अलग होती है, और ये exe फाइल अलग होती है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। और इस वाली exe फाइल को रन करने के लिए .NET फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, जबकि C++ में बने exe फाइल को रन करने के लिए .NET फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं। exe फाइल हो या DLL फाइल मतलब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, तो इनको हम क्या बोलते हैं? असेंबली। ठीक है, अब ये जो असेंबली है, ये जो असेंबली है इसमें क्या क्या होता है? असेंबली में क्या क्या होता है, ये टर्म आप बहुत बार सुनेंगे, असेंबली। तो असेंबली क्या है वो आपको समझ में आया? exe फाइल या .dll फाइल जो कौन बना रहा है? CLI ने बना दिया है ना। और जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनी है वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और जो रिसोर्सेज वगैरह थे जो हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं वो सबका एक कंबाइंड होकर एक सिंगल फाइल बन गई .exe और या फिर .dll। अब ये जो असेंबली है ये क्या कंटेन करती है? असेंबली के अंदर क्या क्या रहता है? तो असेंबली के अंदर होता है मैनिफेस्ट। तो देखिए असेंबली के अंदर क्या होता है? असेंबली के अंदर होता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है अबाउट असेंबली टाइप, सिक्योरिटी फीचर्स, वर्जन नंबर, कल्चर, जो एक सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले रन टाइम को जानने की जरूरत होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है इस असेंबली के अंदर। इस इंफॉर्मेशन को, इस मैनिफेस्ट को पढ़कर ही समझ में आता है रन टाइम को कि वो इसे रन कर सकता है या नहीं कर सकता, या रन करना है या नहीं करना है, वो उसको पता चलता है। तो मैनिफेस्ट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the assembly type, version, culture and security requirements। ठीक है, तो ये होता है हमारा assembly। ओके, when C# program is executed, the assembly is loaded into the CLR। ठीक है, जैसा भी मैंने डायग्राम में आपको बताया था, CLR रन करने वाला है असेंबली को, तो उसमें पहले लोड होगा, which might take various actions based on the information in the manifest। ठीक है, मैनिफेस्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना होगा CLR को, तो वो करेगा। ठीक, देन उसके बाद क्या करेगा? देन इफ द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स are met, है ना, the CLR performs just in time, जिसको शॉर्ट में हम JIT भी बोलते हैं, just in time compilation to convert the IL code to native machine code, मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होने वाला है कि CLR के पास होता है एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम ये होता है कि वो जो IL कोड उसे मिला है उसको वो ट्रांसलेट करे जो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फाइनली एग्जीक्यूट करा सके। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि आपकी मशीन है, दिस इज हार्डवेयर। ओके, आपकी मशीन कंप्यूटर सिस्टम है, हार्डवेयर बोल रहा हूं मैं इसको, उसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज योर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू यूज हार्डवेयर रिसोर्सेस इन योर कंप्यूटर।
तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली नहीं करता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करता है। अब हमारे इस सिस्टम में हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर होगा डॉटनेट फ्रेमवर्क। अब डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से एक चीज है आपका CLR, ठीक है। और CLR के पास क्या है? CLR के पास है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या कर रहा है? ये IL कोड जो इसको मिला होगा, IL कोड, उसको करता होगा ट्रांसलेट, सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ सके और हार्डवेयर से जो काम लेना है वो ले सके। तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट अंडरस्टैंड IL कोड, रिमेंबर दिस। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड, है ना, जो कि उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, और CLR में जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो कन्वर्ट करता है IL कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा, CLR में और भी कई सारी फैसिलिटीज होती हैं। CLR में क्या क्या है? एक तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा गार्बेज कलेक्टर भी है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। देखिए, ये बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टेक्निक है, जो अगर आपने जावा पढ़ रखी है तो आपको पता है, या पाइथन पढ़ी होगी तो आपने पता है, लेकिन ये चीज आपने C++ में नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि वहां ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ये गार्बेज कलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग को के लिए जो सिस्टम है वो भी इसके अंदर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैनेज करने वाला जो सिस्टम है वो भी यहां पर है, और भी रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसी में होता है। जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज, उसको मैनेज करने का सिस्टम भी उसमें होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। सो कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द CLR is sometimes referred as managed code। managed code यानी ये जो IL है इसको CLR एग्जीक्यूट कर रहा है, और CLR जिस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है IL कोड को, उसको हम मैनेज्ड कोड भी बोलते हैं। जैसे C++ में जो exe फाइल बनती है वो अनमैनेज्ड कोड है, ठीक है, और यहां पर जो बन रही है असेंबली यानी IL कोड, वो मैनेज्ड कोड कहलाता है, ठीक है। मैनेज्ड कोड को कंपाइल किया जाता है इनटू नेटिव मशीन कोड। तो ये टर्म भी आप कई बार सुनेंगे। तो यहां जो असेंबली कोड है, असेंबली के अंदर जो कोड है, जो IL कोड है, आप ऐसा बोल सकते हैं, वो मैनेज्ड कोड भी कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि C#.NET या केवल .NET फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो .NET फ्रेमवर्क का एक की फीचर है कई मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट, है ना, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट इज अ की फीचर ऑफ .NET फ्रेमवर्क। यही तो खास बात है कि आपको C# आती है या VB.NET आती है या VC++ आती है, आप इनमें किसी में भी काम कर सकते हैं, तो आप .NET फ्रेमवर्क पे कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये इसका बड़ा की फीचर है, ठीक है। और .NET फ्रेमवर्क में CLR के जो हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, उसके पास एक और चीज क्या होती है, जो लाइब्रेरीज हैं, इसमें करीब 4000 से ज्यादा प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जो कि कई नेम स्पेसेस में ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। अब ये नेम स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो हम आगे समझ लेंगे। C++ में अगर आपने पढ़ा हुआ है नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट, तो ये ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है। तो कुछ नेम स्पेसेस में ये सारी की सारी क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इनमें से काफी सारी क्लासेस को तो आप लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था C#.NET का, और इसमें बहुत सारी टर्म्स आपके लिए हो सकता है नई हो, पहली बार सुनी हो। बिल्कुल इनसे घबराए नहीं, क्योंकि अगर इनको सुना है तो इनके मतलब को भी धीरे धीरे हम क्लियर कर ही लेंगे। तो दोस्तों, ये कंप्लीट होता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ C#.NET, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें तो इसमें समझ में आ ही गई होंगी। कुछ नई टर्मिनोलॉजीज भी है जो कि आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, जिनको आगे धीरे धीरे करके हम और ज्यादा डीप डाइव करेंगे तो हमें समझ में आ भी जाएंगी। कुछ चीजें आपको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि इससे पहले आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है, और मेरा रिकमेंडेशन भी है कि अगर आप
इसे एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो ना सीखें। आप पहले सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कर लेंगे तो आपको सी शार्प सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सी सी प्लस प्लस में आप बहुत मास्टरी कर लेंगे उसके बाद ही आप इसको सीख पाएंगे। अगर आपने बेसिक भी कर लिया है सी सी प्लस प्लस में, आपने सारी चीजें सुनी हुई हैं, भले ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करिए, तो भी आप सी शार्प आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि उन बातों से जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो वहां के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे और यहां के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।